दूसरा, जैसा आपने सही बताया कि एसआईपी के फ्लोज बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में, और एक नई ऊंचाई 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ पर मंथ की एसआईपी का फ्लो नवंबर के महीने में देखने को मिला। और नम्रता, जस्ट टू पुट दिस नंबर इन पर्सपेक्टिव, दिस नंबर वाज ऑलमोस्ट हाफ टिल 3 years बैक। ये 8,000 करोड़ होता था 3 साल पहले, वो 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ हो गया अभी। कई बार एक गलती जो निवेशकों से हो जाती है वो है कि आप पिछले 6 महीने 12 महीने या 2 साल का रिटर्न्स देखते हैं और उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया 2008-9 का, या वापस मे बी और किसी वर्ष का। और अगर लगता है कि लास्ट 1 साल में अगर स्मॉल कैप फंड ने 40% रिटर्न दिया तो अगले साल 40% आना जरूरी नहीं है। अपने चिल्ड्रन को एक क्वालिटी एजुकेशन देना, और इन्फ्लेशन के साथ धीरे 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 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन अप वेरी सब्सटेंशियली पिछले कई वर्षों में देखेंगे, और ये ट्रेंड अगले कई वर्षों तक भी रहेगा। और द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन अप, कॉस्ट ऑफ द फर्दर ट्रेनिंग हैज़ गॉन अप। तो उसमें आई थिंक एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना चिल्ड्रन फंड के जरिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशन से गलती हो जाती है, और वो नहीं होनी चाहिए। तो रिसेंसी बायस ये है कि जैसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीने या साल भर का रिटर्न ऑफ स्मॉल कैप, तो अपना पूरा पैसा पूरा स्मॉल कैप फंड में ही लगा दिया। तो पहले जब हमने एक बार एक फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड कर लिए, तो उसके हिसाब से हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिस्क एपेटाइट हमारी कितनी है, और एक एसेट एलोकेशन कर दिया। इतना मेरा इक्विटी में होना चाहिए, इतना फिक्स इनकम में होना चाहिए, थोड़ा सा गोल्ड, रियल एस्टेट, ऐसा कुछ होना चाहिए, थोड़ा इमरजेंसी कैश जो चाहिए अपने कुछ महीनों के खर्चों का, वो एक बार कहीं लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में डाल दिया। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड हर हफ्ते वी गेट अ पर्सनालिटी हु इज वेरी वेल रिनाउंड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर नवीन मुनोत। He is the MD and CEO at HDFC Asset Management Company. Mr. Navneet Munoth has 28 years of rich experience in financial markets. He joined HDFC Asset Management Company Limited in Feb 2021. Previously, he was the Executive Director and Chief Investment Officer of SBI Funds Management Private Limited. He was responsible for overseeing investments worth over $150 billion across various asset classes in mutual funds and segregated accounts. Mr. Navneet was director on the board of SBI Pension Funds Private Limited. In his previous assignments, he was the executive director and head of multi-strategy boutique with Morgan Stanley Investment Management and chief investment officer fixed income and hybrid funds at Birla Sun Life Mutual Fund. Mr. Navneet has a master's degree in accountancy and business statistics. He is a qualified chartered accountant. He is also a charter holder of the CFA Institute and CAIA Institute. He has also done his financial risk management FRM. Navneet, we've been wanting to get you on this episode for a really long time. So thank you so much for giving us your time today. And we are truly excited to ask you a lot of questions and, of course, get all your wonderful answers. So thank you for your time. Thank you. My pleasure to be on this call. Sure. So, let me start off by asking you something related to the economy. And I think because we all understand how different parameters are linked to the stock market. So, inflation was on the rise. हम सबको पता है कि inflation एक बहुत बड़ा issue था. Interest rate fluctuation बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से repo rates काफ़ी frequently change हो रहे थे. लेकिन अभी अगर हम देखें तो आरबीआई गवर्नर ने जो है रेपो रेट को चेंज नहीं किया है. वी आर स्टिल एट 6.5% फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम, जो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है. निफ्टी हैज टच्ड 21,000 लेवल्स. एंड अगर हम देखें तो एसआईपीज ने भी 17,000 करोड़ लेवल्स को क्रॉस किया है इन नवंबर. तो आपके ओपिनियन में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको इन गेनिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? नम्रता, आपने सही बताया कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था कुछ समय पहले तक, और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में, यूएस में, यूरोप में, जापान में, दूसरी हर कंट्रीज में इन्फ्लेशन का एक बड़ा चैलेंज था.
उसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स को अपनी ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ी, लिक्विडिटी को टाइट करना पड़ा और भारत में भी हमने देखा ब्याज की दरें ऊपर गई। लेकिन अगर लास्ट की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को का अगर आपने कॉल सुना हो तो गवर्नर ने बताया कि जहां पर एक तरह से जो हायर इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी की वजह टाइट करने की वजह से और जो दूसरे सप्लाई साइड मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने और दूसरे लोगों ने लिए हैं उसकी वजह से धीरे धीरे इन्फ्लेशन पर सिचुएशन सुधरने की सबको आशा है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था लास्ट की पॉलिसी में वो था कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है FY24 की वो 6.5% की बजाय 7% पर ग्रोथ की आशा है इस बार। तो ग्रोथ पर और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो बाजार के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि ग्रोथ की रेट इम्प्रूव हो रही है। दूसरा, जैसा आपने सही बताया कि एसआईपी के फ्लोज बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में और एक नई ऊंचाई 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ पर मंथ की एसआईपी का फ्लो नवंबर के महीने में देखने को मिला। और नम्रता, जस्ट टू पुट दिस नंबर इन पर्सपेक्टिव, दिस नंबर वाज ऑलमोस्ट हाफ टिल 3 years बैक। ये 8,000 करोड़ होता था 3 साल पहले, वो 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ हो गया अभी। और उसके 3 साल पहले 2017 में देखेंगे तो करीब ये 4,000 करोड़ पर मंथ होता था। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स में जो एक अवेयरनेस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की थ्रू एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में धीरे धीरे पैसे को बढ़ाया जा सकता है, उसकी वजह से बाजार को काफ़ी स्टेबिलिटी मिली है। और इसका लंबे समय में ना सिर्फ शेयर बाजार पर या कैपिटल मार्केट पर भारत की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर भी एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हायर अमाउंट ऑफ सेविंग्स म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश के लिए आएगी। But then is this a good time for investors to invest in mutual funds? तो अगर आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं तो एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, राइट? अभी एसआईपी को आप टाइम नहीं कर सकते। Yes. बाजार में क्लीशे है ये बोलना कि इट इज नॉट द टाइमिंग बट द टाइम इन द मार्केट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाजार को एक टाइम कर लेना मुश्किल होता है, लेकिन आप एसआईपी के जरिए जब धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं तो कोई भी समय सही समय है निवेश करने के लिए। No, I completely agree with you. लेकिन इन्वेस्टर्स को टेंशन होती है ना कि अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें वेट करना चाहिए मार्केट का गिरने के लिए, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दैट वाज द रीजन आई आस्क्ड यू दिस तो क्वेश्चन। जो लोग बाजार में बहुत समय से हैं तो बाजार तो हर कुछ वर्षों में एक नई ऊंचाई को छुएगा। पिछले 25-30 वर्षों में अगर भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, अगर भारत के कॉर्पोरेट्स के मुनाफे बढ़ रहे हैं तो शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता रहेगा, मार्केट का इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा। मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल में 11 या 12 साल का, जब से मैंने बाजार को ऑब्जर्व करना चालू करा एज ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, तब शायद 300 या 400 का सेंसेक्स होता था। वहाँ से हमने उसको 4,000 देखा, फिर वहाँ से हमने उसको 40,000 देखा और आज हम 70,000 के पास। तो इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया वेयर the growth rate of the economy has been good, and then you have a corporate sector which has been converting that growth into profits, and you have a stock market where the market has been able to deliver the returns that corporates are delivering to minority shareholders. ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, विश्व के बहुत देशों में ऐसा नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। मैं आपको एक कंपैरिजन दूँ, करीब 30 साल पहले या 35 साल पहले करीब चाइना की और हमारी अर्थव्यवस्था बराबर साइज की होगी, लेकिन ये 30 वर्षों में चाइना में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं बनाया। मेरे ख्याल में कोई 1% पर एनम ऐसा कुछ रिटर्न है। बट हमारे यहाँ फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, द वे कैपिटल मार्केट्स हैव इवॉल्व्ड, द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड अ गुड एवेन्यू टू इन्वेस्टर्स कि आप हर महीने 500 या 1,000 रुपये लगा करके भी इंडिया की ग्रोथ में, कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत यूनिक है, तो इसमें ज़्यादा टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एसआईपी के जरिए डिसिप्लिन तरीके से निवेश कर रहे हैं तो बस चालू कर दीजिए। Wonderful. Okay. So, we all understand कि of course international markets भी Indian market को impact करते हैं। अभी अगर हम US interest rates की बात करें, it is easing at this point. US dollar थोड़ा weak हो रहा है, coupled with of course changes in the domestic politics. तो ये expectation है कि FPI inflow वापस emerging markets में आएगा, and more so in India. तो ये जो इन्फ्लोज आने वाले हैं, दे आर मोस्टली एक्सपेक्टेड टू बी इन द लार्ज कैप स्पेस। तो आपके ओपिनियन में एज एन इन्वेस्टर क्या हमें अभी लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो पहली बात तो अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ये कैलेंडर ईयर में 2023 में काफ़ी निवेश किया है।
इसके पहले के 2 वर्षों में उनका निवेश ज़्यादा नहीं था, इनफैक्ट नेगेटिव थे 2021 और 22 में। बट करीब ये साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या कैलेंडर ईयर 2023 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव कम बैक टू इंडियन मार्केट्स। और अगर विश्व के बाकी सब देशों से अगर भारत की तुलना करें ग्रोथ के हिसाब से या जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से, strategic importance of India has gone up for everyone. The attractiveness of India's economy has gone up very substantially relative to all the other economies. और हमें लगता है कि अगले कई वर्षों तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भारत हमेशा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहेगा। आपने बताया कि क्या इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बढ़ेंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हैं। भारत इज़ लाइक एन ओएसिस ऑफ होप, सबके लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है उसके बीच में। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर पिछले 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो करीब 24 या 25 साल ऐसे होंगे जब वो नेट पॉजिटिव इन्वेस्टर्स रहे भारत के बाज़ारों में। उसके 2 कारण थे। एक तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बहुत पॉजिटिव है इंडिया की। Starting from a very low base, we have a structural long-term growth story in India. So macro top-down perspective से इंडिया का attractiveness है। सेकेंड अट्रैक्टिवनेस है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। इंडिया में एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं कि अगर आपका मैक्रो पर कभी कुछ नेगेटिव व्यू भी है तो भी काफ़ी एक बहुत बड़ा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है टू चूज़ फ्रॉम। अभी थर्ड डायमेंशन और जुड़ गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, वो है कि ये जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी बाजार में आ रही है, ये जो एसआईपी के फ्लो के जरिए जो घरेलू निवेशकों का पैसा जो बाजार में आ रहा है, तो उसने बाजार को काफ़ी एक स्टेबिलिटी दे दी है। बाजार में जो एक वॉलेटिलिटी होती थी भारतीय बाजारों में, वो वॉलेटिलिटी कम हो गई क्योंकि हर महीने एसआईपी का पैसा आ रहा है। तो एक तीसरा पॉजिटिव डायमेंशन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अट्रैक्टिवनेस के लिए और जुड़ गया है भारत के बाज़ारों में। तो अगर आप मुझसे पूछें अगले 5-10 सालों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, तो मुझे लगता है भारत के बाज़ारों में बहुत पैसा लगाएंगे। क्वार्टर टू क्वार्टर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है बिकॉज बहुत सारे दूसरे डायमेंशन होते हैं। अब वो ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में लगाएंगे क्या? जब बड़ा पैसा आता है तो निश्चय ही जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहीं पर बड़ा एलोकेशन भी जाता है। और वैसे भी अगर हम वैल्यूएशन की दृष्टि से देखें, अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स को, निफ्टी को या BSE या NSE 100 इंडेक्स के वैल्यूएशंस को देखूं, उसके सामने अगर हम देखें मिड कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन या स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन गैप काफ़ी बढ़ गया है। मतलब लार्ज कैप्स का जो वैल्यूएशन है वो रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव है मिड और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो हो सकता है जब विदेशी निवेशकों का और ज़्यादा पैसा जब भारत के बाज़ारों में आए तो बड़ा एलोकेशन उसके अंदर लार्ज कैप फंड्स में आए, लार्ज कैप स्टॉक्स में। So as a retail investor, will I benefit out of investing in? वैसे भी हाँ, मतलब एक जो टॉप 100 कंपनीज हैं, एक साइज होती है, स्टेबिलिटी होती है उनमें। और जैसा मैंने कहा कि वैल्यूएशंस की दृष्टि से हमारे फंड मैनेजर्स का भी यही मानना है कि वैल्यूएशंस की दृष्टि से लार्ज कैप्स ज़्यादा अट्रैक्टिव है मिड और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। वंडरफुल। सो नवनीत, अब जो है हम थोड़ा अलग अलग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको दे वांट टू अंडरस्टैंड कि किस कैटेगरी ऑफ फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आई ट्रूली बिलीव कि हर म्यूचुअल फंड जो है एक स्टोरी के जैसे होता है। एवरी कैटेगरी इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ, राइट? तो अगर हम देखें फॉर स्मॉल कैप फंड्स, आई थिंक स्मॉल कैप फंड्स आर लाइक अ पर्सन हु टेक्स इमेंस रिस्क इन हिज लाइफ। वो कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं सक्सेसफुल होते हैं, राइट? तो इन इन्वेस्टिंग स्मॉल कैप सक्सेस स्टोरीज हमने बहुत कॉमनली सुनी हैं, बट सो आर द वेल्थ इरोडिंग डिजास्टर्स, राइट? स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 94% रिटर्न दिया था इन 2009, लेकिन फिर ऑल्सो सारी आपकी जो भी वेल्थ क्रिएट की गई होगी वो वेंट डाउन बाय 57% इन 2008। सो व्हाट वुड यू टेल इन्वेस्टर्स इन स्मॉल कैप फंड्स जो समझते हैं कि जो स्मॉल कैप फंड एज अ कैटेगरी है मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार एक गलती जो निवेशकों से हो जाती है वो है कि आप पिछले 6 महीने, 12 महीने या 2 साल का रिटर्न्स देखते हैं और उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। जैसा आपने उदाहरण दिया 2008-9 का, या वापस मे बी और किसी वर्ष का। और अगर लगता है कि लास्ट 1 साल में अगर स्मॉल कैप फंड ने 40% रिटर्न दिया तो अगले साल 40% आना जरूरी नहीं है। हो सकता है 1 साल और आ जाए, बट फिर तीसरे साल में शायद नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए। क्योंकि लंबे समय में ऐसा माना जाता है और ऐसा है कि भाई अगर कंपनी छोटी बेस से स्टार्ट कर रही हैं
जो आज की स्मॉल कैप है वो कल की मिड कैप और परसों की लार्ज कैप बनने की संभावनाएं उनमें रहती है। बट द सेम टाइम क्योंकि कंपनियां छोटी है, बिजनेस मॉडल पूरा प्रूवन नहीं है कुछ केसेस में, तो हो सकता है कहीं पर रिस्क लेवल्स भी ज़्यादा हो, वॉलेटिलिटी भी उन फंड्स में या उन स्टॉक्स में ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि निवेशक पूरा एलोकेशन अपना उसी में कर दे। सबसे बड़ा गोल्डन फॉर्मूला तो है कि आप अपना एसेट एलोकेशन और उसके अंदर किस तरह के फंड्स लेने हैं वो एक बार निर्धारित कर लीजिए, और उसके बाद में फिर अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल फंड जो चूज करने हैं वो उसमें करिए। तो कभी भी एक्स्ट्रापोलेट मत करिए कि पिछले एक वर्ष में ये कैटेगरी ऑफ फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है तो उसी में निवेश करना, वो जरूरी नहीं है। वो तो फिर अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं तो एक तरह से रियर व्यू मिरर देख के हम गाड़ी नहीं चला सकते ना। गाड़ी तो अपने को आगे वाला मिरर देख के चलानी है। True. Yeah, no, I am completely with you on that. So I think there's another category which I think is like the go-to category for most investors is the multi-cap category. So ये जो category होती है, of course they balance out all the different market caps. तो आपके opinion में जो multi-cap funds होते हैं एक investor के portfolio में, given that आप सारे market segments को access कर पा रहे हैं through a multi-cap fund, तो आपके ओपिनियन में ये जो फंड्स होते हैं आर दे एन आंसर फॉर पीपल जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको टैप इन करना चाहते हैं? नम्रता, मेरे ख्याल में आपने सही कहा है, बिकॉज मल्टी कैप फंड्स में क्या करते हैं फंड मैनेजर, मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप्स में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप्स में। तो आपका एलोकेशन तीनों मार्केट कैप सेगमेंट में हो गया, लार्ज कैप में भी हो गया, मल्टी कैप में भी हो गया, स्मॉल कैप में भी हो गया। तो एक अच्छा सोल्यूशन है अगर इसको कहा जाए कि इक्विटी फंड्स के अंदर एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए जहां पर आपको तीनों मार्केट कैप में एलोकेशन मिल गया, तो एक अच्छा फंड है। श्योर। बट देन अगर हम इसी को फ्लेक्सी कैप के साथ कंपेयर करें नवनीत, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? बिकॉज फ्लेक्सी कैप में भी इफेक्टिवली हम तीनों में इन्वेस्ट करें बट नॉट इन द एग्जैक्ट सेम। पर उसमें एक फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन है। तो कोई फंड मैनेजर ऐसे होंगे जहां पर वो अपना लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन कर दें, कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होंगे जो मिड या स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा कर दें। तो फ्लेक्सी कैप जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, द नेम सजेस्ट देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी विद द फंड मैनेजर टू एलोकेट। तो वो भी एक अच्छी कैटेगरी है, वो भी देखी जा सकती है। बट अगर आपको ऐसा करना है कि भाई अगर मैं 3 फंड चूज करूं, कौन से लार्ज कैप में लगाऊं, कौन से मिड कैप में लगाऊं, कौन से स्मॉल कैप में लगाऊं, तो एक मल्टी कैप में आपके पास एलोकेशन तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ गया। एंड यू थिंक ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं? बिल्कुल। So which means if I'm just starting my mutual fund journey, मैं मल्टी कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर मल्टी कैप फंड्स देखे जा सकते हैं। बिल्कुल नम्रता जी। Wonderful. Okay, so Navneet, one advice that we give to all the investors, हम हमेशा बोलते हैं कि आप financial goals के basis पे invest करिए। कभी भी ऐसे if you want your investments to be more structured, more focused, आप goal set करिए, goals के हिसाब से set करिए, invest करिए। And I think for every person who's in his 30s or 40s, सबसे important जो हमारे लिए goal होता है वो होता है बच्चों की higher education, right? So, in your opinion, ये जो children's mutual funds होते हैं for parents like me who are investing for children's higher education, आपको क्या लगता है कि how are these funds from an investor's point of view? And काफी लोगों को ये भी लगता है कि these funds have higher expense ratio. So, please help us understand कि हम ये expense ratio को कैसे avoid कर सकते हैं? Please help us understand this. नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक्सपेंस रेशियो तो जो निर्धारित दरें हैं, मतलब जो निर्धारित रेट है, टीआर का जो फॉर्मूला है, सेबी ड्रिवन, उसी हिसाब से सारे फंड्स अपने साइज के हिसाब से चार्ज करते हैं। पर आपने बहुत सही कहा कि जो आज सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है पेरेंट्स के लिए वो क्या है, अपने चिल्ड्रन को एक क्वालिटी एजुकेशन देना। और इन्फ्लेशन के साथ धीरे धीरे द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज गॉन अप वेरी सब्सटेंशियली। पिछले कई वर्षों में देखेंगे और ये ट्रेंड अगले कई वर्षों तक भी रहेगा। और द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज गॉन अप, कॉस्ट ऑफ द फर्दर ट्रेनिंग हैज गॉन अप। तो उसमें आई थिंक एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना चिल्ड्रन फंड के जरिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। और उसमें डिसिप्लिन वर्ड मैंने क्यों यूज़ करा, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि जब
पेरेंट्स या कोई इन्वेस्टर्स दूसरी कोई कैटेगरी में निवेश करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे बाजार ऑल टाइम हाई पर है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या और कोई नीड आ गई मनी की तो आपने वो पैसा निकाल लिया, पैसा रिडीम कर लिया। बट जब फंड का नाम रहता है चिल्ड्रन गिफ्ट फंड या ऐसा कुछ नाम रहता है फंड का, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, तो उसमें से फिर मैंने जनरली जो एक साइकोलॉजिकल एक एटीट्यूड देखा है पेरेंट्स में कि वो पैसा वो नहीं निकालते हैं जब तक एजुकेशन के लिए उस पैसे की जरूरत नहीं पड़े, तो उसकी वजह से काफ़ी डिसिप्लिन आ जाता है उसको होल्ड करने का। तो इसकी वजह से मैं तो हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि जो अपना एजुकेशन के लिए जो आप पैसा बचा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जो पैसा बचा रहे हैं, उसको चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में रखिए। बट इन फंड्स में क्या कोई लॉक इन पीरियड रहता है? इज देयर अ बिल्कुल बिल्कुल लॉक इन पीरियड रहता है उसमें, इसीलिए जो जो प्री मैच्योर रिडम्पशन होने की जो एक संभावना कभी रहती है या जो डर कभी रहता है कि निवेशक कभी गलत समय पर वो पैसे को निकाल लेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। तो जब आपका बच्चा जब एडल्ट हो जाए, जब आपको उस बड़े पैसे की ज़रूरत है कॉलेज एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, चाहे आप भारत में कराएं या भारत के बाहर कराएं, उस समय पर आपको जब उस पैसे की ज़रूरत है तभी रिडीम करिएगा। Okay. And also, can we compare the children education fund or a gift fund to say a flexi cap fund? मतलब इसमें large, mid, small तीनों? हाँ, जनरली जो फंड मैनेजर हैं वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और चूंकि फंड मैनेजर को भी पता है कि इन्वेस्टर का टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है, सो वो उसी हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएशन भी करते हैं। Wonderful. Okay. So, Navneet, you were just talking about psychology of an investor, right? And you said ki that plays a very important role. And I'm completely with you. Having dealt with lakhs of investors in the last 10 years of my, journey in this space, I know for a fact कि आप जितना भी बोलो, लेकिन वो behavior एक बहुत important role play करता है, more than the investing process itself. Right. So there was one statement that you had said about recency bias, and you had said कि recency bias is driving, the mid cap and the small cap rally. So help us understand कि इसका क्या मतलब होता है from a behavioral point of view. So जब आपने वो behavioral बात करी या जो आपने इमोशंस की बात करी, तो दो बड़े इमोशंस होते हैं इन्वेस्टर्स के, दो बड़े इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, ग्रीड होती है और एक फेयर होती है। जब बाजार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तो बड़े हम ग्रीडी हो जाते हैं और काफ़ी रिस्क ले लेते हैं। कई निवेशक हैं जो आजकल लेवरेज करके, मतलब अगर आप F&O में कुछ कर रहे हैं या लेवरेज लेके कुछ कर रहे हैं तो वो लाइक दैट्स अ साइन ऑफ ग्रीड, और कई बार बहुत फियरफुल हो जाते हैं। जब बाजार गिरता है तो आपको लगता है नहीं है तो गिरता रहेगा, तो आप अपना निवेश कम कर देते हैं, कई लोग SIP बंद कर देते हैं। हालांकि आजकल बहुत जागरूकता आ गई है और आप जैसे लोगों की वजह से या जिस तरह से अवेयरनेस हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ा रही है विभिन्न कैंपेन्स के जरिए, और हम सब लोग भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े कि भाई लंबे समय के लिए निवेश करना है, डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना है। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशन से गलती हो जाती है और वो नहीं होनी चाहिए। तो रिसेंसी बायस ये है कि जैसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीने या साल भर का रिटर्न ऑफ स्मॉल कैप, तो अपना पूरा पैसा पूरा स्मॉल कैप फंड में ही लगा दिया। हो सकता है आपके रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं हो, क्योंकि वो फंड अगर 40% एक साल में ऊपर जा सकते हैं, तो कोई 3-6 महीने का पीरियड ऐसा भी आ सकता है जब वो नीचे चले जाएं या वो लार्ज कैप से कम रिटर्न दे। तो allocation अपना सही होना चाहिए, and we should not get too greedy on one side, at the same time we should not get too fearful on the other side. Controlling these two emotions are the most important thing. तो अभी जैसे वो चार्ली मंगर इज नो मोर जो बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफेट के पार्टनर थे, तो वॉरेन बफेट का बड़ा फेमस कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। अब उसको मुश्किल होता है ऐसा कहना कि जब आप उस समय पे खरीदिए जब सब लोग बेच रहे हो, आप उस समय बेचिए जब सब लोग खरीद रहे हो, बट बेस्ट तरीका SIP कर देते हैं, तो फिर आपको ये ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। No, I'm completely with you, and I think understanding कि हमारे लाइफ में हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, including बिल्कुल। investments, is extremely important. Yes. Okay. So Navneet, we have seen that काफी domestic funds जो हैं वो foreign stocks में भी invest करते हैं, and I'm not talking about international funds here. So do you think ये जो approach है कि आपके domestic funds में थोड़ा international allocation है, do you think it works in the long run? Do you think एक investor को इसका benefit मिलता है? सो हर एक फंड हाउस का एक अपना व्यू होता है।
हमारे फंड हाउस में पूरा निवेश करीब करीब कोई एक आध स्टॉक होगा, पूरा निवेश भारत के बाजारों में ही है। हमें लगता है कि भारत अगले कई वर्षों तक विश्व की सबसे तेज प्रगति करने वाली लार्ज इकोनॉमीज में एक रहेगा। हम लोग हमारे अमृतकाल में हैं, अगले 20-25 वर्षों में भारत एक विकसित देश बनेगा। 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अगले कई वर्षों में 20 और 25 ट्रिलियन डॉलर की साइज को बनेगी, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें उस ग्रोथ का फ़ायदा उठा पाएंगी, और वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न रिफ्लेक्ट होएगा। तो हमारा पूरा जो निवेश है वो भारत में है। बाहर जिनको निवेश करना हो तो उनके लिए एक I mean, there are some international funds. Investor can keep some allocation for diversification, but मुझे लगता है ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना फोकस मेरे ख्याल में जो भारत में निवेश करने वाले फंड्स हैं वही रखना चाहिए। बट अगर किसी में एक्सपर्टीज़ है और अगर कोई बाहर निवेश करके अगर बेटर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं तो गुड लक टू देम। Sure, thank you. Okay, another very interesting category, जो at least till some time back was a very famous category, was ELSS funds. जब तक new tax regime announce नहीं की गई थी, तो ELSS funds में हम काफी traction देखते थे for very obvious reasons. तो आपके opinion में जो investors हैं, क्या उनको अपने ELSS funds का investment continue करना चाहिए even after the lock-in period? तो should one recycle ELSS after the lock-in, या फिर उसमें और फ्रेश मनी इन्वेस्ट करना चाहिए? सो फ्रेश करिएगा, राइट। अगर आप रिसाइकिल ही कर रहे हैं तो आपका एलोकेशन तो बढ़ा ही नहीं, सिर्फ उसी अमाउंट पे जो बाजार का रिटर्न आया बस उतना ही हो पाया। मेरे ख्याल में तो कंटिन्यू करना चाहिए। इक्विटी का अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है इक्विटीज की, तो आपको तो उसको पैसे को कंपाउंड होने देना चाहिए 3 साल पूरे होने के बाद भी, और उसके बाद जब आपको टैक्स बेनिफिट के लिए और निवेश करना है तो नया निवेश करना चाहिए। ओके ओके, बट आई डू बिलीव आपका जो टाइम पीरियड है वो टैक्स के हिसाब से एंकर नहीं होना चाहिए कि टैक्स के हिसाब से आपको मिनिमम 3 वर्ष अगर उसमें निवेश रखना है, तो ऐसा नहीं कि 3 वर्ष के बाद उस पैसे को निकाल ही दे। I do think कि of course काफी लोग शायद अब ELSS फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते होंगे, स्पेशली जो न्यू टैक्स रेजिम का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन I do think हम जो बिहेवियर की बात कर रहे थे, आई थिंक ELSS फंड वो बिहेवियर इनकलकेट करता है, राइट? क्योंकि आपका लॉक इन पीरियड है 3 साल, मतलब 3 साल तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। तो बिल्कुल सही बोला आपने। तो उसकी वजह से एटलीस्ट इतना डिसिप्लिन तो आ ही जाता है, इतना डिसिप्लिन तो आ ही जाता है भाई। बट एक चीज ध्यान रखिए, आप जब टाइम पीरियड की बात करते हैं ना, तो कई बार निवेशकों से बातचीत होती है तो कि नहीं मैं तो लंबे, आई एम ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सर, नवनीत आई विल कीप माय मनी फॉर लॉन्ग टर्म, आई विल कीप इट फॉर मिनिमम 3-4-5 years। और मैं फिर पूछता हूँ व्हाट इज योर एज, तो सपोज कोई यंग पर्सन है 30-35 years के, तो मैंने कहा 5 साल बाद आप क्या करेंगे? 5 साल बाद आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपकी नीड्स बढ़ने वाली है, आपकी वेल्थ की जो नीड होगी वो बढ़ेगी, तो आपको तो और निवेश ही करना है। तो ये जो हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म तो बहुत लॉन्ग टर्म है। अगर आज भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट विल बी आई थिंक इन 70s, और हमारी लाइफ टाइम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 80-90 और शायद 100 साल तक पहुंच जाए। तो आपको एक्यूमुलेट करना है जब आपकी जो वर्किंग एज है, जब आप इनकम कर रहे हैं। सो लेट से अगर आपने स्टार्ट कर दिया 20-25 साल की एज में, तो आप अगले 30-40 साल तो निवेश करना, और उसके बाद आपको 30-40 वर्ष तक वो पैसा वापस चाहिएगा। वो वेल्थ की जरूरत पड़ेगी जब आप स्पेंडिंग मोड में रहेंगे। तो आई थिंक द होल नोशन अबाउट लॉन्ग टर्म हैज टू अंडरगो अ चेंज। लॉन्ग टर्म हैज टू बी थॉट इन टर्म्स ऑफ डेकेड्स, नॉट years। I agree। पर वो होगा, आई थिंक वो मैच्योरिटी। ये बहुत ही जो एक सबसे अच्छी चीज जो हमें लगती है म्यूचुअल फंड में कई दशकों के बाद, कि अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स में ये चीज की तो मैच्योरिटी बहुत आ रही है कि हमें लंबे समय के लिए निवेश करना है। No, I really think कि पिछले एटलीस्ट 4-5 सालों में मैंने बहुत चेंज देखा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? 10-15 साल से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड आई नो कि अब लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म माने अ फ्यू डेकेड्स, वो नहीं बोलते 5-6 साल। सो अंडरस्टैंडिंग इज डेफिनेटली देयर। सो that's a brilliant thing। That's a brilliant। Okay, so I think one more category of funds that we're going to talk about is the focused funds। तो ये जो focused funds होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने कितने ज़रूरी होते हैं?
और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या वो फोकस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आर दीज मोर रिस्की से कंपेयर टू अ फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स काइंड ऑफ अ कैटेगरी? सो डिपेंड करता है आप रिस्क किसको कहते हैं. सो अगर आपके लिए, मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि द रियल रिस्क इज लाइक पोटेंशियल ऑफ लूजिंग मनी. वॉलेटिलिटी एक्चुअली इज कंसिडर्ड एज रिस्क फ्रॉम the whole modern portfolio theory says volatility is a risk, but volatility risk नहीं है. volatility तो को आप बीट कर सकते हैं अगर अपना टाइम होराइजन आपने बढ़ा दिया. तो जितनी वॉलेटिलिटी होती है और आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आपको तो फायदा होने वाला है, वॉलेटिलिटी का नुकसान नहीं होने वाला है. बट अगर आपको वॉलेटिलिटी से थोड़ा भी डर लगता है तो ये थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि इसमें 30 से ज़्यादा स्टॉक एक पोर्टफोलियो में नहीं हो सकते. पोर्टफोलियो मैनेजर को जो पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें 30 से कम स्टॉक होंगे. तो वेटेजेस कुछ कुछ स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा होगा. डेविएशन जो है इंडेक्स से ज़्यादा होगा. तो वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू इंडेक्स ये फंड्स में कंपेयर टू सम ऑफ द अदर फंड ज़्यादा हो सकती है. मगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप निवेश कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हाई कन्विक्शन आइडियाज़ एक फंड मैनेजर के रहते हैं. दूसरे फंड्स में पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है या कम डाइवर्सिफाइड है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में हो सकता है रिटर्न्स देने की क्षमता ज़्यादा हो, पर वो थोड़ी सी हाई रिस्क के साथ आती है. सो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए. जैसे हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन इज द बिगेस्ट बेनिफिट यू गेट, और फोकस नो, वैसे तो डाइवर्सिफिकेशन कम है. है. और मतलब ये भी एक अलग अलग फंड मैनेजर्स के लिए मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे फंड्स होंगे जहाँ पर आपको 25, 30, 35 स्टॉक्स मिलेंगे. कई सारे ऐसे फंड्स होंगे जहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी. तो डिफरेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स का डिफरेंट अप्रोच होता है ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो. Okay. But then focus funds would not be that great for first time investors, or is it नहीं, okay? ऐसा नहीं है. वही मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ले ले तो सकते हैं. इसमें, बिकॉज हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज जो हैं फंड मैनेजर के वो इसमें रहते हैं, तो थोड़ा रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क के साथ आता है. तो आपको निश्चय करना है. Okay. So I think as an investor जो हमने ये भी देखा है कि confusion हमेशा रहता है कि हम एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या एक एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करें, एंड देन टू सेलेक्ट कौन सा इंडेक्स फंड, राइट, विच इंडेक्स फंड शुड बी सिलेक्ट. तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शुड दे लुक एट इंडेक्स फंड्स जो सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं? सो बिटवीन दीज टू इफ आई हैव टू सिलेक्ट, सेंसेक्स ट्रैकिंग इंडेक्स फंड या निफ्टी ट्रैकिंग इंडेक्स फंड, विच वन शुड आई सिलेक्ट? नहीं, कोई भी. आई मीन सेंसेक्स में जैसा आपको पता है 30 स्टॉक्स हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं. तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बट अगर ओवरलैप देखेंगे तो 30 स्टॉक्स में करीब करीब काफ़ी हद तक वो जो 50 स्टॉक का मार्केट मूवमेंट है वो कैप्चर कर लेते हैं. तो आप कोई भी फंड में निवेश कर सकते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है. इंडेक्स फंड कुछ ऐसे निवेशक हैं, मतलब ज़्यादातर जो निवेशक है वो चाहते हैं कि हम बाजार को बीट करें. एक्टिवली फंड्स का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारत में. कई सारे ऐसे फंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो ऑलमोस्ट 25 या 30 साल से एग्जिस्टेंस में है, और बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका. पर अगर आपको फंड चूज करने में अभी कुछ समय है, उसके पहले आपको लगता है कि मैं कोई इंडेक्स फंड के जरिए एटलीस्ट बाजार में तो पार्टिसिपेट कर लूँ, तो सेंसेक्स फंड या निफ्टी फंड लार्ज कैप में जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो वो भी देखना चाहिए. So we could have a combination of index funds and actively managed funds. बिल्कुल 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 बिल्कुल. Okay, okay. Is there any specific proportion you will help us understand कि माने कितना percentage of my portfolio in index, कितना percentage in say an actively नहीं कहते, अगर आपने अपना एलोकेशन, कैसे से मैंने पहले कहा कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इंडियन इक्विटी फंड मैनेजर्स का, तो पिछले कई वर्षों का, चाहे पिछले 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कुछ फंड्स हैं जो 28, 29 साल से एग्जिस्टेंस में है, और उन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है. तो आप इंडेक्स से बेटर रिटर्न ले सकते हैं. और अगर आपको वो चूज़ करने के पहले अगर एक दूसरा जरिया ढूंढना है कि अगर मैं सिर्फ बाजार में निवेश करना है और मेरे को निफ्टी या सेंसेक्स के इक्विवेलेंट, एकदम इक्विवेलेंट तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो और थोड़ी तो इम्पैक्ट कॉस्ट होएगी, पर उसके आसपास मिल जाए तो आप इंडेक्स फंड के जरिए भी कर सकते हैं.
fair enough. Okay. Navneet, आपने एक बार बोला था that a win for a unit holder is a win for a shareholder. तो आप इस स्टेटमेंट का मतलब बताइए हमें. आपने काफी चीजें पढ़ी है, ये सब जो मैंने कही अलग अलग समय पर कोई और आई मीन डायमेंशन से कही होगी. सो यूनिट होल्डर सी अल्टीमेटली असेट मैनेजमेंट बिजनेस में वो शायद मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट में शेयर होल्डर किसी ने पूछा होगा, तो मैंने कहा कि अगर हम हमारे यूनिट होल्डर्स को, जो हमारे निवेशक हैं, उनको अगर हम खुश रखेंगे, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए, हमारी परफॉर्मेंस के जरिए, हमारी सर्विस के जरिए, अगर वो काम हमने अच्छा करा तो हमारे शेयर होल्डर्स तो ज़रूर ही खुश रहेंगे. उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है. So that was that context. The most important thing is how do we keep our investors happy? And I take huge pride that as an asset management company and as an industry, I think all of us have served our investor very well for a very long period of time. But this is just beginning. This industry is hugely under-penetrated. अभी भी भारत में हम देखें तो सिर्फ करीब 4 करोड़ के आसपास निवेशक हैं. ये नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए. और मेरे ख्याल में जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी से की वजह से निवेश करना धीरे धीरे जितना इजी और सीमलेस हो गया है, और जिस तरह से इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ रही है, और जो काम आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे निवेशकों का विश्वास और बढ़ता चला जाएगा. Thank you. Okay, so I think just one more thing about one more category, one more question. अगर हम international funds की बात करें, like we were talking about, they've started to gain attention 2 to 3 years back, especially जैसे अगर हम Nasdaq 100 की बात करें, which is a technology-led index in US, उसने बहुत अच्छा किया था. लेकिन अभी 2022 के स्लोडाउन के बाद obviously interest काफ़ी कम हो गया है in these funds because of the returns. So आपके opinion में जो first time mutual fund investors हैं, क्या उनको इंटरनेशनल फंड्स में थोड़ा एलोकेशन देना चाहिए? बहुत छोटा सा, मेरे ख्याल में भारत के निवेशक, अगर मेरे को फेथ है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा, और इवन ऑन द करेंसी साइड हिस्टोरिकली इंडियाज करेंसी वुड हैव वीकन्ड इन लाइन विद द इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन अस एंड द डेवलप्ड मार्केट्स. कई बार ऐसा होता है, आप 1 या 2 साल देखोगे तो आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट अगर 20 साल देखें तो जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो उतना ही हुआ है जितना ग्रोथ या इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल है, राइट. और अगले कई वर्षों तक अगर ये माना जाए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की सबसे अच्छी प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहेगी, अगर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा करेंगे, अगर हमारे मार्केट्स अच्छे रिटर्न देंगे और फंड मैनेजर्स अच्छा काम करेंगे, तो मेरा तो फेथ है, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट करीब यहाँ के फंड्स में, हमारे फंड्स में है. बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर किसी को लगता है मेरे को कुछ बाहर पैसा भी रखना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो फंड्स हैं उसमें से मैं तो कहूँगा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड. कोई सपोज अगर एक ही फंड में आपको MSCI वर्ल्ड इंडेक्स या ऐसा कुछ एक्सपोजर मिल जाए जहाँ पर diversified across countries, across currencies, across sectors, and with many stocks, rather than a very narrow, small segment of the market. मेरे ख्याल में वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, बिकॉज आप 1 या 2 फंड ही ले रहे हैं, राइट. डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप निवेश कर रहे हैं छोटा सा उसमें, तो उसमें फिर और ज़्यादा नैरो करके आप अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं. सो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है वो देखने चाहिए इंटरनेशनल में भी. अच्छा. So, Navneet, in the last half an hour, 40 odd minutes, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, right? We've spoken about SIPs, behaviors, different categories, economy, and so on. But, now just help us understand, ऐसे क्या वो basic thumb rules होने चाहिए जो एक investor follow कर सकता है to manage his or her investments very effectively in this industry? So, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था that हम लोग गवर्न हो जाते हैं बाय ग्रीड एंड बाय फियर, वो नहीं करना है. और सबसे पहले यू गो अबाउट अ फाइनेंशियल प्लानिंग कि भाई हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, कितना पैसा हम निवेश कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मेरी इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू माई सेविंग्स. उल्टा होना चाहिए. पहले सेविंग डिसाइड करो, इतनी मेरी सेविंग होनी चाहिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूं कि इनकम में से कितना एक्सपेंड करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जल्दी निवेश चालू करें और धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएट करें.
तो और जो वो निवेश, जो वो बचत है उसको निवेश में कन्वर्ट करना, इन्वेस्टिंग सही तरीके से करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें नियमितता रखना, उसमें डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जब हमने एक बार एक फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड कर लिए, तो उसके हिसाब से हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिस्क एपेटाइट हमारी कितनी है, और एक एसेट एलोकेशन कर दिया, इतना मेरा इक्विटी में होना चाहिए, इतना फिक्स इनकम में होना चाहिए, थोड़ा सा गोल्ड, रियल एस्टेट, ऐसा कुछ होना चाहिए, थोड़ा इमरजेंसी कैश जो चाहिए अपने कुछ महीनों के खर्चों का, वो एक बार कहीं लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में डाल दिया। उसके बाद फिर डिसिप्लिन रहना चाहिए। लंबे समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपका रिटर्न या वेल्थ डिसाइड करेगी, वो आपका एसेट एलोकेशन है। और उसके बाद हमने कुछ अच्छे फंड्स उनके अंदर चुन लिए। तो टाइम इन द मार्केट is less I mean the time in the market is more important than timing the market। तो बाजार को टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर निवेशक पूरा डिस्कशन होने के बाद पूछते हैं बाजार क्या लगता है, अभी लगा दें या रुक जाए। तो अगर आप नियमित तरीके से कर रहे हैं, अनुशासित तरीके से कर रहे हैं, एसआईपी के तरीके से कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और डिसिप्लिन रहना, बाजार में साइकिल्स होंगे, इक्विटी मार्केट लीनियर तरीके से रिटर्न नहीं देगा कि इस साल अगर बाजार में 15% का रिटर्न आया तो हर साल वैसा ही 15 आएगा, नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा 25-30 सालों का रिटर्न देखेंगे बाजार का, तो सपोज अगर 13-14% का रिटर्न है या फंड्स ने अगर उससे ज़्यादा किया है, तो कई ऐसे समय भी है, कुछ ऐसे क्वार्टर्स या साल भी रहे होंगे जब शायद नेगेटिव रिटर्न आया होगा, कई ऐसे जब बहुत ज़्यादा रिटर्न आया होगा। बट अगर आप एसआईपी से कर रहे थे तो धीरे धीरे वो एवरेज होता गया और दी एवरेजिंग वर्कड इन योर फेवर। तो वो जो अनुशासन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अगर कहूँ कि वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, और ये मैंने एक्रोनिम बना दिया ताकि आपको याद रहे सब लोगों को जो सुन रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है और वो एक्रोनिम है एसटीपी। तो एसटीपी वैसे तो हमारी इंडस्ट्री में लोग सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के हिसाब से जानते हैं, बट दिस एसटीपी इज डिफरेंट। दिस एसटीपी इज साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। ये तीनों चीज़ों का संगम होगा, बराबर समागम होगा, तभी वेल्थ क्रिएशन होएगा। अगर साउंड इन्वेस्टमेंट नहीं किया और लंबा समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया और पेशेंस नहीं रखा, तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब हम तीनों का ध्यान रखें। Wonderful. I think all of us will remember. और वो जो रिसेंसी बायस वाली आपने बहुत अच्छी बात करी थी नम्रता जी, दैट लास्ट के 3-6 महीनों के रिटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। कई बार मैं देखता हूँ सेक्टर थीमेटिक फंड्स में भी जब निवेशक पैसा लगाते हैं तो देखते हैं पिछले 6 महीने या 1 साल में सबसे अच्छा रिटर्न किस में आया और उसमें लगा देते हैं। वो अगले साल वो सा रिटर्न आए, ऐसे वो जरूरी नहीं है। Yeah. So, I'm sure आप तो इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेकेड से, I'm sure. So help us understand, नवनीत, आपने ऐसी क्या गलतियां करी हैं जो आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि हम भी ना करें वैसी गलतियां? तो जैसा मैंने बताया, मैंने बहुत छोटी उम्र से बाजार को बहुत ऑब्जर्व करना, वॉच करना चालू करा। लेकिन ये जो चीज़ें थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर वो सपोज 11-12 साल की एज में ही पता चल जाती और उस समय अगर 100 रुपये भी बचाया होता कैसे भी, तो वो अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर मैं जो यंग निवेशक सुन रहे हैं, जो युवा आपके श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए एक ही कहूँगा, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। I do hope we have 11 years old and 12 year olds. आई थिंक, हाँ, नहीं बड़े भी हैं तो मतलब कभी भी जैसा एक कहावत होती है ना हिंदी में, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, लाइक, या मतलब ऐसा कोई भी चीज, ट्रीज डोंट ग्रो टू स्काई, ऐसा रातों रात पैसा नहीं बन सकता है। पैसे को बनाना पड़ता है धीरे धीरे। मतलब जैसे एक पौधे के लिए आप एक सीड डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको समय चाहिए, वैसे ही धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन का पेड़ भी बढ़ता है। सो उसमें पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने भी सुना होगा कि करीब 89-90% निवेशक हैं जो F&O में लॉस करते हैं, बट फिर भी कई निवेशक वैसे ही करते हैं। बट बेटर तरीका तो होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के जरिए निवेश करिए और डिसिप्लिन तरीके से करिए। So, Navneet, just the last question for you before we end this episode. ऐसी कौन सी बुक्स हैं, पॉडकास्ट है, या ऐसा क्या है जो आप सुनते हैं एंड यू थिंक हमारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत बेनिफिट करेगा? तो एक तो मैं आपका ही रेकमेंड करूँगा, वो सुनना चाहिए और आप बहुत अच्छा काम करते हैं।
उसके अलावा एक साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है मॉर्गन हाउसेल की, फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इट्स अ गुड बुक। अभी उन्होंने शायद एक और बुक लिखी है, मैं नाम भूल गया, मॉर्गन हाउसेल में, वो भी अच्छी है। और बाकी काफ़ी सारी ऐसी एक लिटिल बुक ऑफ इन्वेस्टिंग वगैरह काफ़ी सारी बुक्स हैं दैट इन्वेस्टर्स को पढ़नी चाहिए। Sure. Great. Thank you so much for your time, Navneet. I had a great time interacting with you, and I'm sure हमारे viewers को बहुत सारी learnings मिली होंगी from this episode. And I truly want to thank you for your time. I know that you're extremely busy, तो आपने हमें अपना 1 घंटा दिया, so thank you for that. Thank you so much. Entirely my pleasure. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Navneet. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया विद यूएस इंटरेस्ट रेट्स ईजिंग आउट और यूएस डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है कपल्ड विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्पेशली इंडिया। तो क्या ये लार्ज कैप फंड्स के लिए अच्छा होगा? So Mr. Navneet says कि foreign institutional investors already इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं compared to the other emerging markets, and they will continue to do so because of the India's structural growth story. He also says कि large caps में जो है अभी valuation थोड़ा कम है compared to mid cap and the small cap space, और इसीलिए इस space में ज़्यादा investments attract होंगे। फिर हमने थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी, एंड मिस्टर नवनीत सेज कि जनरली इन्वेस्टर्स जो है पास्ट रिटर्न्स को चेस करते हैं, और क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ने अच्छा किया है, काफी इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है आइडियली अपना असेट एलोकेशन देखना चाहिए और अपने इक्विटी पोर्शन का एक छोटा सा हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करी। मिस्टर नवनीत सेज कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो मिनिमम 25% ऑफ द एसेट्स लार्ज कैप में डालते हैं, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालते हैं। So think of it like a one-stop solution to cover all market segments in one investment. और फिर आपको इंडिविजुअली लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। He also says जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। मिस्टर नवनीत ने एक बार बोला था कि रीसेंसी बायस की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली हो रही है, तो हमने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। सो मिस्टर नवनीत सेज कि इन्वेस्टर्स या तो ग्रीडी होते हैं या फियरफुल होते हैं। हमने ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो पैसा बोरो करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो जैसे ही मार्केट गिरती है अपनी एसआईपीज को भी रोक देते हैं। सो अभी अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रीसेंसी बायस। ही सेज कि आप रीसेंसी बायस को ओवरकम कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी मोड। फिर हमने मिस्टर नवनीत से ये डिस्कस किया कि जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं उनमें हमें अपने पैसे को रिसाइकिल करना चाहिए आफ्टर द लॉक इन पीरियड, या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दीज फंड्स। सो मिस्टर नवनीत सेज कि अगर आप अपने पैसे को रिसाइकिल कर रहे हैं तो आप जो है जो यू नॉट हैव सफिशिएंट मनी इन इक्विटीज to really get the power of compounding benefit over the long term. He says कि ELSS funds को mere एक tax saving investment नहीं समझना चाहिए, बल्कि think of it as a tool to achieve your long term financial goals. फिर हमने मिस्टर नवनीत से पूछा कि अगर हमें एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। सो मिस्टर नवनीत सेज कि आप इन दोनों में से किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं as long as you have a long term investment horizon. But he also says कि जो निफ्टी 50 है वो थोड़ा ज़्यादा diversified है in terms of sectors compared to Sensex. Then we asked Mr. Navneet about his learnings from the equity market, and Mr. Navneet says कि सबसे पहले don't fall prey to fear and greed. He says कि सबसे पहले पैसा बचाना चाहिए and then you can spend by creating a budget. He also says कि time in the market is more important than timing the market. तो हमेशा एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ एसआईपीज के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग। ही ऑल्सो सेज कि आपको एसटीपी रूल फॉलो करना चाहिए, विच इज साउंड इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड पेशेंस फॉर वेल्थ क्रिएशन। So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a great time listening to this episode. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you soon. Thank you so much. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.